So basically this is lecture number 10. Today is February 21st. So little of recap what we did in our last class was we discussed about solutions. किसके solutions की बात की? Of linear. As I told you, please mute yourself. Linear algebraic equations. उसमें हमने मेथड ऑफ इनवर्स की बात की. अगर ax इक्वल्स टू b जैसा सिस्टम दिया हुआ है तो x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b, उसका सोल्यूशन हो जाएगा. उसमें हमने क्रैमर्स रूल की बात की. अगर ax इज इक्वल्स टू विवेक कुमार b जैसा सिस्टम दिया हुआ है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ. हर्षित, विवेक, Harshit and Vivek, please mute yourself. Shruti, there are so many. Please mute yourself. Otherwise, I'll be forced to mute all of you. All right. So then हमने Cramer's rule देखा. We saw the Cramer's rule. In the Cramer's rule, if the system is ax is equals to b, then each xi will be given by determinant of ai upon determinant of a, where you remember the ai is the matrix which you get by removing the ith row, by removing the ith column with b column. फिर तीसरा जो मेथड है जो टुवर्ड्स द एंड वी हैव सीन, जिसको मैंने नाम दिया था गॉस एलिमिनेशन. इन गॉस एलिमिनेशन मेथड हम लोगों ने क्या किया कि अगर कोई मैट्रिक्स ax इज इक्वल्स टू b है तो उसको सबसे पहले क्या करते हैं, कन्वर्ट ax इज इक्वल्स टू b है तो कन्वर्ट a into an upper triangular मैट्रिक्स. जो A मैट्रिक्स है उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो, और जैसे ही अपर ट्रायंगुलर कन्वर्ट हो जाता है वैसे ही क्या करो, बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज करो. टुवर्ड्स द एंड हमने डिस्कस किया था कि ये मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स इक्वेशन को आप A ऑगमेंटेड B मैट्रिक्स इस फॉर्म में, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इस फॉर्म में भी हम लोग इसको लिख सकते हैं, है ना. तो मेरे ख्याल से यही सब किया हुआ था हम लोगों ने. गॉस एलिमिनेशन मेथड हमने जस्ट आपको डिटेल नहीं बताए थे सारे कि कैसे क्या करना है. I told you a process how you can choose a element in the first row first column and then you can convert the entire thing
but when you write a code, when you write a program, this is very helpful, this method is very helpful. तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, we have a kind of process or algorithm, okay, a foolproof algorithm which is there for the Gauss elimination method. So first thing first, I'm going to do that. I'm going to give you Gauss elimination method. So for that, I'm going to write an example and we'll solve this example. Two, one, one, minus 2. I'm making this matrix a little bigger. 4, 0, 2, 1, 3, 2, 2, 0, 1, 3, 2, minus 1. So this is a system of equation. Ax is equals to b type. X1, X2, X3, X4 is equals to minus 10, 8, 7, and minus 5. All right. So this is the system of algebraic equation which we will solve. So what is the Gauss elimination method? The Gauss elimination method says that first of all you choose a pivot element. Okay, you have to choose a pivot element. Yesterday I told you कि first column में जो element है उसको हम लोग pivot की तरह से choose कर लेंगे. But what if first column element becomes 0? तब क्या करेंगे? तो फिर क्या होगा, हमें किसी न किसी रो को एक्सचेंज करना होगा, राइट? तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, हमें बार बार यही करना पड़ेगा. इफ सम रो आर हैविंग लाइक 0 एलिमेंट, देन वी हैव टू एक्सचेंज इट. तो उससे बचने के लिए क्या एक फुल प्रूफ तरीका है, दैट यू डोंट हैव टू डू द सेम प्रोसेस अगेन एंड अगेन. Instead, the choice of pivot becomes very important. So फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले पिवट को ही चूज करो. चूज पिवट एलिमेंट इन सो लेट अस से वी स्टार्टिंग हियर. सो हम लोगों ने फर्स्ट कॉलम में चूज करना है. तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में जो पिवट एलिमेंट है वो कैसे चूज करेंगे? दिस एलिमेंट इज बेसिकली लार्जेस्ट एलिमेंट इन द कॉलम. तो फॉर एग्जांपल अगर हम पहले कॉलम में आए तो उसमें जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो हमारा 4 है. तो पहले कॉलम के लिए हमारा पिवट जो है 4 बन जाएगा. और इस जिस भी रो में ये वाला एलिमेंट है पिवट एलिमेंट, उस रो को आप ब्रिंग इट टू द फर्स्ट, इसको आप फर्स्ट रो बना दो. ठीक है ना? सो सेकेंड स्टेप क्या होगा? ब्रिंग इट टू द A11 position by रो ऑपरेशंस. जो भी रो ऑपरेशन हमें करने, रो एक्सचेंज ऑपरेशन, रो एक्सचेंज ऑपरेशन करके A11 पोजीशन मतलब क्या हुआ? A11 इसका मतलब हुआ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की पोजीशन पे हम इसको लेके आ जाएंगे. फिर क्या है, एक बार वो आ गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आ गया, देन उसके बाद में क्या है कि नीचे उसके जितने एलिमेंट हैं उनको सबको 0 कर दो. तो मेक ऑल अदर एलिमेंट्स
0 in the same column by suitable row operations. Using pivot एलिमेंट। पिवट एलिमेंट के रेफरेंस में इन सबको हम लोग अब 0 कर देंगे, ठीक है ना। When I'm saying make all other elements as 0, then I mean here all means all other elements which are below your pivot element. Make all other elements 0, all other elements बिलो पिवट। तो पिवट के नीचे जितने एलिमेंट्स हैं उन सबको हम लोग 0 करेंगे, ठीक है। वो क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे। नाउ रिपीट द सेम प्रोसेस on other columns without changing rows above pivot element। so pivot element के जो रो है उसके ऊपर कोई चेंज नहीं करना है, उसके सारे नीचे ही सारे के सारे चेंज करने हैं, ठीक है ना। so this example already written there। so first of all इसका देखोगे तो यहाँ पे pivot element, so 4 becomes your pivot। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक ऑपरेशन करना पड़ेगा ना। तो फर्स्ट स्टेप क्या कहता है कि लार्जेस्ट एलिमेंट को आप पिवट चूज करो। सेकेंड कहता है इसको A11 पोजीशन पे लाना है। तो 4 को आप A11 पोजीशन, A11 मतलब फर्स्ट ऑफ फर्स्ट कॉलम पोजीशन, फर्स्ट ऑफ फर्स्ट कॉलम पोजीशन पे अभी 2 है, इसको आप ऐसे यहाँ पे कैसे लेकर के आएंगे। सो यू हैव टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन कि R1 और R2 को एक्सचेंज कर देना है। As soon as you do the exchange of R1 and R2, you will get 4 0 2 1 2 1 1 minus 2 3 2 2 0 1 3 2 minus 1। हम क्या कर रहे हैं, इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रहे हैं। +8 -10, देखो ये रो चेंज हो गई ना, तो ये एंट्री भी बदल जाएगी। +8 -10 7 -5, ये वाला ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के फॉर्म में आ गया। सो वी आर राइटिंग इट इन द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। पिवट चूज कर लिया, इसको A11 पोजीशन पे लिया है। अब क्या करना है, मेक ऑल अदर एलिमेंट बिलो द पिवट 0 बाय यूजिंग सम रो ऑपरेशंस। तो अब देखो क्या होगा, आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे 2 की जगह पे 0 करना है, 3 की जगह पे 0 करना है और यहाँ पे 1 की जगह पे 0 करना है। क्या ऑपरेशंस हम लोग यूज करें, R2 में से पिवट का रिस्पेक्ट में देखो 1/2/4, 2/4 मतलब 1/2, 1/2 R1 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। R3 में से 3/4 R1 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। और R4 में से 1/4 R1 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। सो अप्लाई दीज ऑपरेशंस, apply these operations and see what all we are going to get here। पहली रो पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 4 0 2 1 8, पहली रो ऐसे रहेगी। 2 में से 4/2 सब्सट्रैक्ट कर रहे हो तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। 1 में से
कुछ भी 0 टाइम सब्सट्रैक्ट करोगे तो वो 1 ही रहेगा। 1 में से 1/2 टाइम्स सब्सट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। -2 में से 1/2 टाइम्स इसको यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करोगे 1 का, तो -2 -1/2 दैट इज -5/2 हो जाएगा। -10 में से 8/2, 8/2 इज 4, -10 -4 -14. Okay, similarly you do here 3 minus 4 into 3/4, that will make it 0. 2 minus 0 का कुछ भी मल्टीपल सब्सट्रैक्ट करोगे तो 2 ही रहेगा। 2 minus 3/4 of 2, so that will become 2 minus 3/2, है ना। 2 minus 3/2, that will give you 0 minus 3/4 of this number, that is -3/4. 7 minus 3/4, 3/4 will give you 6, so 7 minus 6 is 1. So ये सब्सट्रैक्ट कर दिया आपने। 1 minus 1/4 of this, so that will become 0. 3 minus 1/4, as I told you, no effect. 2 minus 1/4, that is 2 minus half. So 2 minus half will give you 3 halves, that is 3/2. -1 minus 1/4, that is minus 5/4. -7 minus 8/4, that is -2. -5 minus 8/2, that is -2. So -5 minus 2 is -7. So देखो हम लोग यहाँ इस स्टेप पे पहुंच गए। नाउ फर्स्ट कॉलम का काम खत्म हो गया, ठीक है ना। फर्स्ट कॉलम का काम खत्म हो गया। अब क्या करना है आपको, सेकेंड कॉलम में आना है। इसमें वही वाला काम करना है। यू हैव टू चूज pivot element. Pivot element is the maximum element here in the second column. So second column में maximum element कहाँ पे है, fourth row में आ रहा है। So we have to get this element as pivot now. ये हमारा pivot बन गया। फर्स्ट रो जो हो गई है इसको अफेक्ट नहीं करना है। You don't have to affect first row. So you will bring this pivot element now at A22 position. सेकेंड कॉलम की सेकेंड रो एंट्री यहाँ पे ये है ना, जो चूज पिवट लार्जेस्ट एलिमेंट एंड ब्रिंग इट टू A11 पोजीशन बाय रो ऑपरेशन, और उसके बाद में अब रिपीट करना इसी प्रोसेस को दूसरे कॉलम्स में। इसका मतलब जब हम सेकेंड कॉलम में पहुंचेंगे तो पिवट एलिमेंट हमें A22 पोजीशन पे लाना है। A22 पोजीशन पे हम कैसे ला सकते हैं इसको, आई हैव टू परफॉर्म कि जो यहाँ पे रो 4 है उसको रो 2 के साथ में एक्सचेंज किया जाए। सो रो 2 और रो 4 को एक्सचेंज कर देंगे। As soon as I do that, रो 1 में तो कोई फिर चेंज होगा नहीं, so there will be no change in रो 1, जो मैंने पहले बताया था। You should not make any change in रो 1. So रो 1 will be written as it is 4 0 2 1 8. No change in रो 1. Then the column entry will remain the same because कुछ भी आप यहाँ पे ऑपरेशन कर लोगे उस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Since you have changed the row 4 with row 2, so you will get 3 here, 3/2 minus 5/4 and minus 7 here. Then you will get 2, that is the third row that remains unchanged. 2 1/2 minus 3/4 1, और सेकेंड रो यहाँ पे आ जाएगी तो 1 0 minus 5/2 और -14। अब आपको ये पिवट मिल गया। इस पिवट के रिस्पेक्ट में आपको ऑपरेशंस करने हैं। तो नाउ आई थिंक यू कैन क्लियरली सी विदाउट you cannot do anything in the first row. First row you have to leave. सेकेंड रो के रिस्पेक्ट में उसके नीचे वाले एलिमेंट्स में, इसका मतलब इसको 0 बनाओगे और इसको 0 बनाओगे। तो इसको 0 बनाने के लिए देखो आपको क्या ऑपरेशन लिखने पड़ेंगे। R3 में से
2/3 ऑफ R2 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 0 मिल जाएगा, और R4 में से 1/3 टाइम्स R2 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 0 मिल जाएगा। सेम कॉलम में ये यहाँ पे 4 0 2 1 8, यहां तक तो कोई चेंज हमको करना ही नहीं है, फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं करेंगे। सेकेंड रो विल रिमेन द सेम, 0 3 3/2 -5/4 और -7, ये ऐसे रहेगी। अब यहाँ पे हम लोग ऑपरेशंस कर रहे हैं, जीरो में से कुछ भी जीरो का सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वो जीरो ही बना रहेगा। 2 - 2/3 ऑफ 3 करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, सेम कॉलम यहाँ पे। यहाँ पे क्या आएगा, 1/2 - 2/3 ऑफ 3/2, तो ये बन जाएगा 1/2 -1, ये -1/2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। दिस एंट्री यू विल गेट एज -1/2। फिर यहाँ पे आएगा 0 - 2/3 ऑफ सॉरी -3/4, तो -3/4 -2/3 ऑफ -5/4, ये कैलकुलेशन करके देख लेंगे यहाँ पे। तो ये देखो, तो ये क्या हो गया, +5/6 -3/4 +5/6, सो इसका एलसीएम ले लोगे तो आपको 24 मिल जाएगा यहाँ पे। तो दिस विल मेक इट -12 +30, that will make it 18/24, सॉरी कुछ गड़बड़ किया मैंने, 6 × 4 6 × 3 is 18 plus 5 4 is 20, -18 + 20, that will make it 2/24 or 1/12, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/12। फिर आखिरी में ये वाला कैलकुलेशन, 1 - 2/3 of -7, that is 1 + 14/3, that will become 17/3, so यहाँ पे लिख दोगे 17/3। ओके, ये वैल्यू मिल गई। अगला वाले में फिर क्या करना है, इधर ऐसे ही सब्सट्रैक्ट करना है, 0 तो ऐसे रहेगा, 1 - 1/3 of 3, that will be 0, 0 - 1/3 of 3/2, that is -1/2, फिर -5/2 -5/2 -1/3 of -5/4, so this will become -5/2 plus 5/12, so that will become here -30. If you take 12 as LCM, this will become -30 plus 5, that will be +25/12, so +25/12, -25/12, -25/12. So this will be like negative sign, na? So this negative sign will make it -25/12. So this will become -30 plus 5/12. So that entry you will get here, and the last entry here is -14 minus 1/3 of -7. So -14 plus 7/3. This is 42 minus 42 plus 7, that will make it -35, -35/3. Now you come to the third column and choose the pivot element here. अब यहाँ पे क्या है, ऊपर वाली दो रो में कोई चेंज नहीं करना है, यहाँ से ही केवल पिवट चूज करना है। तो देखो दोनों ही एलिमेंट सेम है, देयरफॉर वी विल नॉट मेक एनी रो एक्सचेंज, और हम लोग क्या करेंगे, इसको ही पिवट चूज कर लेंगे। तो दिस विल बिकम आवर
पिवट एलिमेंट। अब इसके नीचे आपको 0 करना है, तो यू कैन इजीली सी दैट R4 में से अब हमको सीधे सीधे इसको सब्सट्रैक्ट कर देना है। लेट मी मेक इट लार्जर सो दैट वी कैन सी बोथ द रोज टुगेदर। तो नेक्स्ट ऑपरेशन हमारा क्या हो जाएगा? नेक्स्ट ऑपरेशन इज R4 में से R3 को सब्सट्रैक्ट कर दिया। As soon as I subtract R4 minus R3, first row remains the same, 4 0 2 1, 4 0 2 1 bar 8 0 3 3 by 2 minus 5 by 4 minus 7 0 0 minus 1 half 1 by 12 17 by 3, and the last one is 0 0, and you are subtracting. See, you are subtracting now. यहाँ से देखो, फोर्थ रो में से थर्ड रो को सब्सट्रैक्ट कर रहे हो आप, कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। यहाँ पे पहला तो 0 आ जाएगा। सो फर्स्ट एलिमेंट दिस विल बी 0, माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस प्लस हाफ विल बी 0। यहाँ पे देखो क्या एंट्री आ जाएगी, दिस यू विल गेट एज minus 25 by 12 here, minus 25 by 12 minus 1 by 12, so it will become minus of 26 by 12. Minus 26 by 12 will be minus of 13 by 6. यहाँ पे क्या आएगा? minus 25 by 3 minus 17 by 3. ओके, minus 35 by 3 minus 17 by 3. तो वो 35 और 17 दोनों एड अप हो जाएगा, that will make 52 by 3 minus 52 by 3. This is what you have got. Now the process ends here, and in this process you have converted the system into the coefficient matrix into an upper triangular matrix. तो इसमें देखो मैट्रिक्स A को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हम लोग कन्वर्ट करते हैं गॉस एलिमिनेशन में। हमारा प्रोसेस ये कंप्लीट हो गया। एंड देन वंस वी हैव कन्वर्टेड इनटू एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो हमें क्या करना है? बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज करना है। तो बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। देखो ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा, लास्ट इक्वेशन x1 x2 x3 x4 इमेजिनरी x1 x2 x3 लिखे हुए हैं। लास्ट इक्वेशन, जो लास्ट इक्वेशन है वो देखो हमें क्या देगी, माइनस 13 बाई 6 x4 इज इक्वल टू माइनस 52 बाई 3। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा और इधर ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 4 टू द 8 हो जाएगा। तो x4 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। आई होप यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस वन। फिर आप क्या करोगे, ये तो हो गया इसी रो की बात। अब इस रो के लिए करोगे 0x1 0x2 हाफ x3। सेकेंड लास्ट देखो क्या हो जाएगा, माइनस हाफ x3 प्लस 1 बाई 12 x4 इक्वल्स टू 17 बाई 3। x4 का वैल्यू आपको पता है यहां से 8 है, तो यहां से x3 का वैल्यू निकल आएगा। ठीक है ना? तो x3 का वैल्यू देखो अब क्या हो जाएगा, x3 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स, मान लो मैं x3 ये वाला टाइम उधर लिया जा रहा हूँ, बाकी का टाइम इधर लिया रहा हूँ, तो 1 बाई 12 टाइम्स x4 मतलब 8 माइनस 17 बाई 3। You can do it with calculator also, but you can see how it is working. So 4 to the 8, 4 3 is 12. So this is basically 2 by 3. तो 2 by 3 में से जब 15 by 3 आपका सब्सट्रैक्ट होगा, तो यहाँ 17 by 3 सब्सट्रैक्ट होगा, तो आपको 15 by 3 मिलेगा, which is nothing but minus 5. Minus 5 का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो minus 10. So this will imply x3 is equals to minus 10. x3 आपका minus 10 आ जाएगा। फिर सेकेंड इक्वेशन आप देखोगे तो सेकेंड इक्वेशन में पहुंच जाओगे, वहां से 3x2 मिलेगा प्लस 3 बाई 2 x3 माइनस 5 बाई 4 x4
इज इक्वल्स टू -7। बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करते चले जा रहे हैं हम लोग सारी इक्वेशंस में, है ना। सो यहाँ से हमें x2 चाहिए। x2 की वैल्यू देखो यहाँ से कितनी निकल के आएगी, x2 इज इक्वल्स टू 1/3, बाकी सबको उधर भेजना पड़ेगा हमको, -7 -3/2 of x3 which is -10 plus 5/4 of x4 which is 8। ये तो देखो प्लस का हो जाएगा 15, सो -7 + 15 और यहां से मिलेगा -7 + 15 और यहां से कितना मिलेगा आपको 10 + 10, so -7 and 15 that will make it -22 plus 10 will make it -12 divided by 3 will make it -4, so x2 is equals to -7 plus 15 22 और यहाँ से प्लस का 10 मिल रहा है, तो दैट विल मेक इट 12। ये इससे मैच नहीं कर रहा है, कुछ कोएफिशिएंट रखने में गलती होगी क्या? जस्ट 1 second, लेट मी रीचेक द कोएफिशिएंट। So this is 2 5s are 10, साइन की गलती हो रही है मुझसे, so this is plus actually -7 plus 15 and plus 10 that will make it plus 25 minus 7 that will make it plus 18 plus 18 divided by 3 that will make it 6. Yes, so now it's matching. Okay, so this will give me x2 is equals to 6, and then finally the last one is first row में करेंगे तो 4x1 0x2 तो वो कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस 2x3 प्लस x4 इक्वल्स टू 8। यहाँ पे x4 की वैल्यू पता है, x2 की वैल्यू पता है, तो ये x1 इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ 8 माइनस 2x3, x3 का मतलब है -10 माइनस x4 का मतलब है 8। तो यहाँ से देखो ये 8 प्लस 8 कैंसिल हो गया बेसिकली, ये 20 और 4 5 से 20, सो x1 इज इक्वल्स टू 5, x1 इज इक्वल्स टू 5। सो आपका सॉल्यूशंस देखो क्या आ गए, बैकवर्ड आ रहे हैं सारे, x1 5, ओके, x2 is 6, x3 is 10 and x4 is 8। so this is what the solution you will get after solving this. So this is the entire algorithm and this is how you should even try to program it. Okay, when you are writing a program you should try to program it in this manner. So I hope that this makes you comfortable with the entire process. All right, any confusion to anyone? बहुत सारी चैट में आप लोगों ने कुछ लिखा हुआ है, आई एम नॉट लुकिंग एट इट। Is this like echelon form? Yes, it is like echelon form, है ना। echelon form में वो यूनिट होता है, ठीक है। उसको हम लोग RREF बोलते हैं, रो रिड्यूस्ड echelon form. So it is more or less similar to that one. There also you convert it into a upper triangular or lower triangular matrix. All right, so I hope there is no question. Then I will move forward. So basically copy से ज्यादा ये कंप्यूटर के लिए बना हुआ है, it is for logical process. So naturally अगर हम आपको ज्यादा इक्वेशंस दे देंगे then you will be troubled in calculation because कोएफिशिएंट्स बहुत सारे कैलकुलेट करने पड़ेंगे, so naturally आपको प्रॉब्लम आएगी उसको कैलकुलेट करने में।
बट हम लोग जो ये प्रोसेस लर्न कर रहे हैं वो ये लर्न कर रहे हैं कि हम कंप्यूटर को कैसे समझाएंगे कि भाई आप कैसे कैलकुलेट करिए. हाउ कैन वी टीच कंप्यूटर देन हाउ टू दैट हाउ टू understand this entire process. So ये algorithm है, and with the help of this algorithm we can tell computer. किसमें इजी रहेगा? व्हाट डू यू मीन बाय उसमें इजी रहेगा? एक्सक्यूज मी सर. यस. सर जब पहले बार हम लोग ऑपरेशन किए थे, ये एक ऑपरेशन है R4 में से 1/4 R1 जो माइनस करना था. ओके. जी, इसमें फोर्थ रो सेकंड कॉलम में जो आपने 3 लिखा है, यहाँ पे हमें लगता है 0 होना चाहिए. आपने जो पिवट बनाया है यहाँ पे 0 होगा या 3 होगा, ये मुझे थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है. ये सर ये वाला एक्चुअली जो सर्कल यहाँ पे जो थोड़ा. सर्कल किया हुआ है भाई, यस सर. हम जो सारे ऑपरेशन R1 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो R1 में ये एंट्री तो यहाँ पे 0 है ना, तो R1 में हम अगर कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम कॉलम विल रिमेन अनचेंज्ड. देयरफॉर this 1 2 3 will remain unchanged in the next step. Okay sir, now clear sir. Yeah. All right, so I will move forward now. Okay, so you read it once again and then there do some problems. So as I told you, this part you can easily find in the book which is there in your course web page. That is what is that fellow's name? Matrix, I think matrix multiplication or matrix theory, something of that kind. One book is there, so you can find it in that. Just slipped the name of the. Let me have a look at it. Which is there? Yeah, linear algebra and its application. So that's the book by Gilbert Strang. So that's the book which is there. So this part you can easily find in that book, Gilbert Strang. Whatever I am doing, you can find it precisely in Gilbert Strang. Okay. All right. So some of you might find it, as you have also mentioned, some of you have mentioned that it looks difficult or cumbersome or typical or whatever. Okay. आपके Moodle पे जो बुक है ना, सारी बुक्स दी हुई हैं, उसमें मैं बात कर रहा था. तो उसमें देखिए बुक है स्ट्रैंग करके. ये गिलबर्ट स्ट्रैंग नाम है इसका, उसकी बुक है वो. ओके, तो उसकी बुक में आपको मिल जाएगा सारा कुछ. So even though this process is very smooth, then also it has lot of cumbersome calculation. Okay, so there was another idea. Okay, so it's like there are multiple ideas. So one among them was, okay, to use Gauss elimination. The other idea is to break the matrix. Okay, so this is referred as factorizing a matrix. जैसे suppose आपको 6 दिया हुआ है, तो 6 को आप 2 into 3 लिख सकते हो. तो वैसे ही क्या मैट्रिक्स को भी हम कोई लिख सकते हैं. कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ है A, तो उसको क्या B into C लिख सकते हैं. That is the basic idea, that by writing matrix into the product of two matrices, उसको बोलते हैं decomposition या factorization. So idea of decomposition of matrices. मैट्रिसेस को डिकम्पोज करते हैं, यानी
उसके पार्टीशन करते हैं, वो फैक्टर करते हैं, ठीक है ना। So for that we usually use three special kind of matrices. This is referred as capital U, which we call as upper triangular matrix. In this upper triangular matrix, all the entries above the diagonal, जो diagonal के ऊपर की एंट्रीज हैं उनको छोड़ करके जो नीचे वाली एंट्री होती है वो सारी की सारी जीरो होती है। So such matrix is referred as upper triangular matrix where, अब इसको कैसे समझेंगे कि सारी की सारी, तो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि कोई भी मैट्रिक्स जनरली हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए आई जे से। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए आई जे, जहाँ पे आई क्या रिप्रेजेंट करता है, रो को, और जे रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। तो यहाँ पे नीचे की तरफ देखोगे तो रो का जो इंडेक्स है उसकी संख्या बड़ी होगी, है ना। इसका मतलब ए आई जे इज इक्वल टू 0। डायगोनल में क्या होता है, ए आई आई, आई और जे दोनों बराबर होते हैं। जब आप नीचे यहाँ पे जब आओगे इस वाले रीजन में, तो इस यहाँ पर क्या बड़ा होना चाहिए, आई को जे से बड़ा होना चाहिए, यानी रो की इंडेक्स कॉलम के इंडेक्स से बड़ी होनी चाहिए। अगर रो की इंडेक्स कॉलम की इंडेक्स से बड़ी है, देन यू विल कम below the diagonal, all the entries below the diagonal, that will be 0. aij is equals to 0 for I bigger than 0, for I bigger than j. For example, 821 will be 0, second row first column 821, तो 2 1 से बड़ा है तो 821 will be 0. So this is referred as your upper triangular matrix. Similarly डिफाइन करते हैं हम लोग lower triangular matrix, इसी तरह से डिफाइन करते हैं हम लोग। तो इसमें क्या है कि जो डायगोनल के ऊपर की एंट्री है वो सारी की सारी जीरो होती हैं। All the entries above the diagonal lower triangular मैट्रिक्स। ध्यान से समझिएगा हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि कौन एंट्री जीरो है, हम इसकी बात नहीं कर रहे कि कौन सी एंट्री नॉन जीरो है, क्योंकि जिसमें नॉन जीरो यहाँ पे जो हमने क्रॉस लिख रखा हुआ है, यहाँ पर भी कुछ एंट्री जीरो हो सकती है, बट सारी एंट्री जीरो नहीं है, बस ये इतना सा है। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल के ऊपर की एंट्री जीरो है, मतलब आई हमारा उस केस में लेस देन जे होगा, रो की संख्या कॉलम की संख्या से हमारी छोटी होगी, फॉर ऑल आई लेस देन जे ये होगा। और फिर एक तीसरा मैट्रिक्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स तो मेरे ख्याल से सभी लोग समझते होंगे, जिसमें आपका डायगोनल एंट्रीज को छोड़ करके और बाकी एंट्रीज आपकी सारी जीरो होती हैं। तो दिस इज रेफर्ड एज डायगोनल मैट्रिक्स, जहां पे ए आई जे जीरो है और आई जब जे के बराबर नहीं है, आई नॉट इक्वल टू जे। तो दीज आर थ्री इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ मैट्रिसेस। इस वाली स्लाइड को पूरा कीप इट रिमेंबर्ड। I told in my last class, right, that Cramer's rule has the issue that you have to write the determinant. So suppose if it is 100 equations in 100 variables, then you have to write such a huge determinant, and that will be like so much cost consuming, and therefore it's difficult to write that. All right, and this is a systematic process. So idea of decomposition matrices, what we do now is, given a matrix equation, मान लो a x इक्वल्स टू b हमें दिया हुआ है, जहां पे a का साइज n बाई n है, x का साइज n बाई 1 है, तो नेचुरली b का साइज भी आपका n बाई 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आइडिया ये है कि जो मैट्रिक्स कोएफिशिएंट मैट्रिक्स a है, इसको हम क्या करें, फैक्टराइज करें। उस फैक्टराइजेशन का प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिकम्पोज। उसको हम डिकम्पोज करें इस तरह से कि a इज इक्वल टू LU हो जाए, यानी एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाए और एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाए। अगर a को हम इस फॉर्म में लिख ले जाते हैं, तो ये जो मैट्रिक्स इक्वेशन है ये देखो इस फॉर्म में आ जाएगी। a की जगह पे LU लिखोगे तो ये बन जाएगा LUX इज इक्वल्स टू B। बहुत ध्यान से समझिएगा पूरे प्रोसेस को। a को हमने मान लो किसी भी तरीके से, जादू से क्या कैसे भी पता नहीं कैसे, हमने a को LU लिख लिया। अगर ऐसा संभव हुआ
तो हम लोग क्या करेंगे, एक जगह पे LU से रिप्लेस कर देंगे, राइट। अब ये क्या इंप्लाई करेगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा दो यहाँ पे, L टाइम्स UX इज इक्वल्स टू B। साइज यहाँ पे देख लो, A अगर जो है आपका n/n मैट्रिक्स है तो L और U दोनों आपके n/n होंगे, L भी आपका n/n होगा, U भी आपका n/n होगा, ये आपका n/1 है और ये आपका n/1 है। तो ये जो मैट्रिक्स है जो स्क्वायर ब्रैकेट में अभी हमने लिखा हुआ है वो आपका n/1 मैट्रिक्स बन जाएगा। इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जो आएगा वो n/1, बिकॉज n/n इंटू n/1, सो दैट इज n/1। अब यहाँ पे x अननोन है आपका, करेक्ट। x यहाँ पे क्या है, अननोन है। A कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है तो LU में जो एलिमेंट होंगे वो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स के ही कुछ प्रोडक्ट वगैरह या कुछ कुछ होंगे। तो U आपका नोन मैट्रिक्स है लेकिन X आपका नोन मैट्रिक्स है। तो ये जो पूरा U का X के साथ जो प्रोडक्ट होगा वो आपको पता नहीं है कि उसकी वैल्यू क्या है। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक एजम्पशन ले लेते हैं। तो एस्यूम कि जो UX है वो कोई Y के बराबर है, क्योंकि X अननोन है तो किसी अननोन Y के बराबर हो जाए, ठीक है ना। तो अगर UX Y अननोन हो जाएगा तो फिर ऊपर वाली इक्वेशन, देन दिस विल इंप्लाई दैट, यहां से क्या मिल जाएगा आपको, L टाइम्स Y इज इक्वल्स टू B। U का साइज क्या है, n/n, इसका साइज क्या है, n/1, तो Y का साइज भी क्या होगा, n/1। तो यहां से आपको देखो तो n/n, n/1 और n/1, ये आपको मैट्रिक्स इक्वेशन मिल गई। So here you have got this matrix equation, right? Now L is what? L is a lower triangular matrix. ये देखो यहां से L आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो लोअर ट्रायंगुलर मतलब पहला, अगर इसको आप मैट्रिक्स इक्वेशन में लिखोगे तो यहां से देखो फर्स्ट रो पहला एंट्री केवल नॉन जीरो होगा, बाकी सारी जीरो एंट्रीज होंगी। तो वो सारी आपकी एंट्रीज वैसे आपको होगा, तो उसको बोलते हैं फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन करते हुए हम लोग यहाँ पे आएंगे। तो इस यहां से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हमको ये पता चल जाए एक्सप्रेशन, तो यूजिंग अभी दिखाएंगे आपको कि कैसे करते हैं। फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन वी कैन फाइंड y, क्योंकि यहाँ पे L भी पता है, B भी पता है, y केवल नहीं पता है। तो फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन करते हुए हम लोग y पता कर लेंगे। एक बार y पता कर लिया तो वो वाला y यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे u पता है, y पता है, तो इस वाले में क्या होगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो यूजिंग बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन वी फाइंड x। तो यहां पर जो है फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन करके y पता करते हैं और बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करके हम लोग x पता करते हैं। प्रोसेस पूरा समझ लीजिए। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स से उसको LU में डिकम्पोज करते हैं और उसके बाद उनको इस तरह से प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं, और उसमें से जो अननोन वाली एक्सप्रेशन है पहले उसको एक दूसरे नए अननोन में लिख लेते हैं, इंटरमीडिएट अननोन। पहले वो इंटरमीडिएट अननोन फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन से पता करते हैं, और फिर जो हमारा मेन अननोन है x1 x2 x3 वगैरह, उनको हम लोग बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन से पता करते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मन में अपने बिठा लीजिए। ओके, एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। सपोज करो आपको जो है AX इज इक्वल्स टू B टाइप का सिस्टम है, आपको LU फैक्टराइजेशन यूज करना है। यूज LU फैक्टराइजेशन टू सॉल्व। इस प्रोसेस को, जो ये हम लोग यहाँ पे एक जगह पे LU रख दे रहे हैं, इसको हम लोग नाम बोलते हैं कि ये LU फैक्टराइजेशन है। दिस इज रेफर्ड एज LU फैक्टराइजेशन, मतलब एक मैट्रिक्स का L और U मैट्रिक्स में फैक्टराइज करना। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने नहीं बताई हैं, तो एस्यूम की अभी वो सारी चीजें हम बाद में समझेंगे। पहले हम ये समझ लेते हैं कि कैसे ये प्रोसेस होता है, ठीक है ना। मान लो कि कोई एक हमें मैट्रिक्स
इक्वेशन इस तरह की दी हुई है 1 1 1 4 3 -1 3 5 3। ये हमें ax इक्वल्स टू बी टाइप का एक सिस्टम दिया हुआ है। अननोन हमारे क्या है, x1 x2 x3, जैसे हमने बताया था x1 x2 x3 हमारे अननोन है। और बी मैट्रिक्स हमारा क्या है, 1 6 और 4, ये हमारा बी मैट्रिक्स हो गया। अब किसी तरीके से आपको पता चल जाता है कि मैट्रिक्स ए जो है वो ये जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है ना, ये ए एक्स इज इक्वल्स टू बी के फॉर्म में लिखा हुआ है। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए आपका ये एल और यू मैट्रिसेस में किसी तरह से आपको पता चल जाए कि ये लिख जाता है। पता नहीं कैसे पता है, लेकिन किसी तरीके से आपको पता चल जाता है। तो 1 0 0 4 -1 0 3 2 -10, ये आपका एल मैट्रिक्स हो जाएगा और ये आपका यू मैट्रिक्स हो जाएगा 1 1 1 0 1 5 0 0 1। तो ये आपका यू मैट्रिक्स हो गया, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हम लोग अभी ओपन छोड़ देते हैं। क्वेश्चन, हाउ टू फाइंड एल एंड यू मैट्रिसेस, जो हमने अभी लिख दिए हैं, एल और यू मैट्रिसेस को फॉर ए गिवन मैट्रिक्स ए। कोई भी अगर गिवन मैट्रिक्स ए होगा तो उसके लिए एल और यू को कैसे फाइंड करेंगे, तो वो वाला है। तो इसको जो है वी शैल लर्न लेटर। तो हम लोग बाद में इसको सीखेंगे कि एलयू में कैसे डिकम्पोज करते हैं। मान लो जैसे आपको पता चल गया, इसको आप चेक भी कर सकते हो। देखो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट मिल जाएगा। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो गया। फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का। सो यू कैन चेक बाय टेकिंग द प्रोडक्ट, यू कैन चेक दैट द प्रोडक्ट ऑफ एल एंड यू इज एक्चुअली मैट्रिक्स ए। So somehow we have known that this is your matrix। तो जो इक्वेशन आपकी दी हुई थी ax is equals to b, उसको हम लोग क्या कर देते हैं, now we'll write it as L matrix। So I'm writing it from my notes, 1 4 3 0 0 -1 0 2 -10। So this is your L matrix, this is your U matrix, 1 1 1 0 1 5 0 0 1। So this is LU। और X मैट्रिक्स आपका X1 X2 X3 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू बी मैट्रिक्स 1 6 4। तो AX इज इक्वल्स टू बी को हम लोगों ने क्या किया हुआ है, L U X इज इक्वल्स टू बी के फॉर्म में लिख रखा हुआ है। देखो प्रोसेस में हमने आपको क्या बताया था, LUX को जो है उसमें से UX को एक कुछ नया आपको बीच में इंटरमीडिएट अननोन मानना पड़ेगा, ठीक है ना। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन लोगों को एक इंटरमीडिएट अननोन मान लेते हैं, राइट। एज्यूम यू एक्स x1 x2 x3। अगर x1 x2 x3 आपको नहीं पता है तो ये क्या हो जाएंगे, ये लोग y1 y2 y3 y कॉलम के बराबर हो जाएंगे। तो u x इक्वल्स टू y, ये हम यहाँ पे कर ले रहे हैं। तो u इज 1 1 1 0 1 5 0 0 1, ये हमने एज्यूम कर लिया हुआ है।
ठीक है, अगर हम ये एज्यूम करते हैं तो देन ये जो हमारी ओरिजिनल प्रॉब्लम है ये देखो क्या बन जाएगी, देन दिस प्रॉब्लम विल नाउ ट्रांसलेट इनटू L that is 1 0 0 4 minus 1 0 3 2 minus 10 और u इंटू एक्स की जगह पे हम क्या रख देंगे, ये वाला y रख देंगे u एक्स की जगह पे, क्योंकि ये हमने एज्यूम किया हुआ है, राइट। तो ये u एक्स की जगह पे रख देंगे, ये बन जाएगा y1 y2 y3 इक्वल्स टू जो राइट हैंड साइड यहाँ पे क्या है वो क्या है आपका b है, ये बन जाएगा 1 6 4, करेक्ट। अब ये देखो तो ये क्या है, दिस इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना, तो यहां पे हम फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। दिस इज योर एल वाई इक्वल्स टू बी, यही मैंने लिखा था देखो यहाँ पे एल वाई इक्वल्स टू बी इक्वेशन मिलेगा, इसमें से y आप पता कर सकते हो बाय यूजिंग फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम लोग वही कर रहे हैं, फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके एल वाई इज इक्वल्स टू बी को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या मिलेगा, y1 इज इक्वल्स टू 1, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, y1 इज इक्वल्स टू 1। दूसरी इक्वेशन जब यूज करोगे तो क्या मिलेगा, 4y1 माइनस y2 इज इक्वल्स टू 6, y1 आपका 1 है तो y2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 minus 6 that is minus 2, this will imply y2 is equals to minus 2, y2 की वैल्यू minus 2 हो जाएगी। फिर लास्ट इक्वेशन से 3y1 plus 2y2 minus 10y3 is equals to 4, तो यहाँ से y3 की वैल्यू आ जाएगी 3y1 is 3, 2y2 is minus 4, so that will become minus 1, and then minus 1 will go to the right hand side, that will become plus 5 divided by minus 10, so that will become minus 1 by 2. So y3 is equals to minus 1 by 2. So see how easily you have got y1, y2 and y3. अब ये y1, y2 क्या करेंगे, so we'll substitute them here. Okay, so use y1, y2, y3 here. इस वाला जो एजम्पशन हम लोगों ने मान रखा था, क्योंकि हमें पता तो आखिरी में क्या करना है, जो अननोन हमारा क्या है वो है x, ये y1 y2 y3 तो हमारे इंटरमीडिएट अननोन है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो इसको उठा करके लिख लेते हैं। सो देन दिस इक्वेशन बिकम्स, सो फ्रॉम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स sorry, lower triangular is already solved, from this upper triangular matrix, from the upper triangular matrix, this is 1 1 1 x1 x2 x3 इक्वल्स टू y1 y2 y3 था, y1 y2 y3 की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल रखी है, y1 की वैल्यू 1 निकाली है, y2 की वैल्यू -2 निकाली है और y3 की वैल्यू -½ निकाली है, तो y1 y2 y3 की वैल्यू ये आ जाएगा फ्रॉम ux is equals to y will imply this one 1 1 1 0 1 5 0 0 1, बहुत आसान है ये। अभी अब ये मैट्रिक्स में आपको देखो क्या करना है, बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे क्या करना है बैकवर्ड सब्स्टिट्यूट, उसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन। बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करने में देखो क्या होगा, सबसे पहले लास्ट वाली रो को लोगे, 0 टाइम्स x1 0 टाइम्स x2 1 टाइम्स x3 इज इक्वल टू -½ तो यहाँ से सबसे पहले क्या निकल आएगा x3 इज इक्वल टू -½ ठीक है। फिर सेकेंड वाली रो को यूज करोगे, पिछले यू विल गो बैकवर्ड, तो x2 प्लस 5x3 इज इक्वल टू -2, x3 की वैल्यू -½ है तो बन जाएगा 2 -2 प्लस 5/2, so that will become +½ okay, so from here you can solve it and then you get it, x2 is equals to +½
फर्स्ट लास्ट में, सबसे लास्ट में आपकी पहली क्वेश्चन आएगी, वो बन जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 1। इसमें x2 की वैल्यू आपको पता है, x3 की वैल्यू आपको पता है, उठा करके यहाँ से रख दो, माइनस हाफ प्लस हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो x1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। दिस विल बिकम x1 इज इक्वल टू 1। सो फाइनली देखो आपको पता चल गई वैल्यूज कि x3 की वैल्यू ये है, x2 की वैल्यू ये है, x1 की वैल्यू ये है। इवेंचुअली यही आपको पता करना था। दिस इज व्हाट you needed to find in the very beginning, what is the value of x1 and x2 and x3। तो वो हमको तीनों की तीनों वैल्यूज पता चल गई। तो दिस इज हाउ द प्रोसेस ऑफ this, if we know somehow that how to factorize and get L and U, in this way we can get the solution। अगर हमको किसी तरीके से ये पता चल जाए, यहाँ पे हमने ये बताया नहीं कि कैसे पता चलेगा, लेकिन अगर किसी तरीके से हमको ये पता चल जाए कि L और U मैट्रिक्स क्या है, तो you can see that by using this process which I have underlined here, by using this process forward and backward substitution respectively, you can actually get the solution। ये तो समझ में आया? L will always be in the upper नहीं, L is the lower triangular matrix। अभी आपको डेफिनेशन बताई ना यहाँ पे। तो सर क्या हर बार दोनों मेथड दोनों से सॉल्व करना होगा? क्या बोल रहे हैं? मैं पूछ रहा हूँ सर कि हर बार जैसे कोई भी क्वेश्चन आपको दिया, मतलब मुझे दिया जाएगा, तो एल और यू मतलब दोनों मेथड से हमको सॉल्व करना होगा, मतलब निकालने के लिए, कोई मतलब अपर ट्रायंगल या लोअर ट्रायंगल किसी एक से भी सॉल्व कर सकते हैं? नहीं, आपको तो प्रॉब्लम तो दूसरी दी हुई है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है। प्रॉब्लम में तो कहीं अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर दिया ही नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हम क्वेश्चन अब पूछ रहे हो कि क्वेश्चन कैसा होगा, तो क्वेश्चन ये होगा कि मान लो ये तो हमने आपको बताया नहीं कि अभी कैसे है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि हाउ यू कैन यूटिलाइज देम। तो क्वेश्चन ये है कि गिवन दिस मैट्रिक्स ए फाइंड एल एंड यू। अगर इसका एल और यू फाइंड करने का हम पिछले सवाल की कैसे होगा, जो मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे होगा, तो वो होगा, ठीक है। और या मैं कहता हूं कि एल यू डिकम्पोजिशन यूज करके आप इसको सॉल्व करिए। तो आप क्या करोगे, एल और यू निकालोगे और उससे आप सॉल्व करोगे। तो एक चीज आपको यहाँ से क्लियर होनी चाहिए, चाहे आप एल यू डिकम्पोजिशन लगाओ, चाहे आप इनवर्स मेथड लगाओ, चाहे आप क्रेमर्स रूल लगाओ, चाहे आप अभी जो हमने गॉस एलिमिनेशन किया, हर एक मेथड से आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। बट ये प्रोसेस है जो हमें लर्न करने हैं। तो वो सारे के सारे प्रोसेसेस हैं, क्योंकि डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए डिफरेंट तरीके के हमें डिकम्पोजिशन या मेथड्स यूज करने पड़ सकते हैं। स्लाइड 10, एक बार स्लाइड 10 कहाँ है, ये है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, ये प्रोसेसेस है। यू हैव टू लर्न ऑल दिस प्रोसेस, दीज आर लाइक टूल्स, है ना। हम आपके लिए टूल्स प्रिपेयर कर रहे हैं, और जैसे जैसे हमें प्रॉब्लम्स मिलती जाएंगी हम लोग उनको यूज करेंगे, ठीक है। अब कोई ये कह सकता है कि हमारे पास क्रैमर्स रूल है, हम अपना ठीक है 4 दिन बाद आंसर देंगे, हमें क्या ही प्रॉब्लम है। तो फिर यही सही उसके लिए। सो दीज आर द मेथड्स, whenever we study some advanced methods, they are meant for getting the better solution and faster solution। All right, shall I proceed now? So now I will try to address the question which I left। यहाँ पे एक क्वेश्चन जो हमने पोज किया था कि हम लोग एल और यू मैट्रिक्स, अगर कोई भी ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो एल और यू मैट्रिक्स हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो उसके लिए एक प्रोसेस है, ठीक है ना। सो मान लो कि क्वेश्चन, how to find L and U
मैट्रिसेस सो दैट जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए हमारा है वो L टाइम्स U हो जाए, है ना। जहां पे L आपका क्या है, L लोअर ट्रायंगुलर है और U आपका अपर ट्रायंगुलर है। So L is a lower triangular matrix and U is a upper triangular matrix. एप्लीकेशन तो हमने देख लिया कि इसको कैसे यूज करते हैं। अब हमें एक मेथोडोलॉजी बनानी है जिससे थ्रू ये कर लें। तो सपोज करो कि हमको कुछ भी नहीं पता है, तो इन द बिगिनिंग आपके पास में क्या है, ए मैट्रिक्स है ना। ए मैट्रिक्स के कोएफिशिएंट तो आपको दिए हुए हैं, तो आई विल ट्राई टू हेल्प यू अंडरस्टैंड दैट how to find L and U matrices without getting into the details as of now। सबसे पहले कैसे फाइंड करते हैं, तो मान लो हमें एक 3x3 मैट्रिक्स ले लें, तो हमारे पास मैट्रिक्स ए हमेशा गिवन होगा बाय द वे, है ना। ये मैट्रिक्स ए तो हमेशा गिवन होगा, तभी तो आप फाइंड कर पाओगे। तो मान लो कि हमें जो है मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, सो इससे हमको कैसे फाइंड करना है। बहुत ध्यान से पूरी स्लाइड्स देखिएगा, जो भी मैं बोलता जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। हम क्या कर रहे हैं अभी, 3x3 का ले रहे हैं ए को। तो ए की एंट्री मान लो A11, A12, A13, फर्स्ट रो की एंट्रीज है, ए पता है शुरुआत में ही, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है। ये हमारी जो एंट्रीज हैं ये क्या है, हमारी नोन है। इट्स अ 3x3 मैट्रिक्स। टोटल एंट्री कितनी हो गई, 9। तो ये हमारा नोन है, शुरुआत में ही हमें पता है। अब हम इसको क्या करने जा रहे हैं, एक एल मैट्रिक्स और एक यू मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखने जा रहे हैं। ओके, एल मैट्रिक्स की जो एंट्रीज हैं उनको लिख लो L11, L21, L22, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, L31, L32, L33। और ये जो अपर मैट्रिक्स आ जाएगा U11, U12, U13, 0, U22, U23, 0, 0, U33, ठीक है ना। तो हमें पता नहीं यहाँ पे, ये अभी हमारे लिए अननोन है, तो ये और ये दोनों अननोन है एट दिस मोमेंट। हाउ मेनी अननोन्स आर देयर, 1, 2, 3, 3, 6 और ये 6, 12, टोटल 12 अननोन है, ठीक है। एक्चुअली ये आप इसको पता कर सकते हो, ये 3² + 3 के बराबर होगा। अगर कोई 3x3 मैट्रिक्स है उसको आप LU में डिकम्पोज करना चाहोगे तो टोटल अननोन यू विल बी गेटिंग एज 3² + 3, मतलब n/n मैट्रिक्स के केस में n² + n अननोन आएंगे। आई डिस्कस इट कि वो कैसे होता है। दिस कैन बी सीन वेरी इजीली। मान लो L11 ये n/n मैट्रिक्स है, डॉट 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 0, L21, L22, 0, उसके बाद में बाकी के सारे 0, डॉट 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 इधर करेंगे, LN1, LN2, dot 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 LNN। So how many unknown Lij are here। तो यहाँ पे देखो पहले रो में कितने हैं, 1, दूसरे रो में कितना है, 2, तीसरे रो में कितने अननोन होंगे, 3, डॉट 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 nth रो में कितने होंगे, n। तो इसमें टोटल कितने हो जाएंगे, 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस n। ये आपके टोटल अननोन की संख्या हो जाएगी।
विच इज इक्वल टू सिग्मा, तो जे का फॉर्मूला लगाते हैं, जे इज इक्वल टू 1 टू n, 1 से लेकर n तक के नंबर्स का सम आपको पता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2 होता है। तो यहाँ पे टोटल अननोन कितने हो गए, n इंटू n प्लस 1 बाई 2। ये तो हुए अननोन लोअर ट्रायंगुलर में। सेम अपर ट्रायंगुलर में क्या होता है, दैट इज जस्ट ट्रांसपोज, है ना। तो अगर मान लो टोटल करोगे तो दोनों का क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 इसका, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 इसका। तो इसका मतलब क्या हुआ, टोटल हो जाएंगे n इंटू n प्लस 1, एंड n इंटू n प्लस 1 इज नथिंग बट n स्क्वायर प्लस n। तो टोटल नंबर ऑफ n अननोन दोनों का अगर मिला देंगे तो n स्क्वायर प्लस n हो जाएगा, राइट। क्योंकि ये n स्क्वायर प्लस n बाई 2, एक मैट्रिक्स में n स्क्वायर प्लस n बाई 2 है, तो दोनों में मिलाकर के कितने हो जाएंगे, n स्क्वायर प्लस n हो जाएंगे। दिस इज व्हाट द नंबर ऑफ अननोन्स आर देयर जब हम लोग यहाँ LU डिकम्पोजिशन कर रहे होते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग यहाँ से, once we have this we get the equations, okay, तो we take the product। कल बताया था कि प्रोडक्ट सीखना है। सबसे पहले फर्स्ट कॉलम का अगर जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा वो A11 आ जाएगा, तो दिस विल गिव मी वन इक्वेशन। तो नाउ A11 इक्वल्स टू L11 टाइम्स U11, ओके। फिर हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मिल जाएगा A12 इज इक्वल्स टू L11 U12, फिर A13 ऐसे निकालेंगे आप, इज इक्वल्स टू L11 U13, और ऐसे करके डॉट 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 करते जाएंगे। मतलब पहले रो को यहाँ पे पहले कॉलम से, पहले रो को दूसरे कॉलम से, पहले रो को तीसरे कॉलम से आपने मल्टीप्लाई किया, तो आपकी ये 3 इक्वेशन आ गई जो मैंने येलो से मार्क कर रखी है। इसी तरह से फिर आप क्या करेंगे, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से, सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपकी ये वाली एंट्रीज के करस्पॉन्डेंस में आपको 3 और इक्वेशन मिल जाएंगी। तो ऐसे करते करते आपको टोटल कितनी हो जाएंगी, वहां पे 9 इक्वेशन मिलेंगी, है ना। सो अगर ये कंटिन्यू करते रहोगे सारा प्रोडक्ट, तो दिस विल गिव राइज टू 9 इक्वेशंस। यहां से आपको 9 इक्वेशंस मिलेंगी। 9 इक्वेशंस है, लेकिन अननोन कितने हैं, 12। सो यू आर गेटिंग 9 इक्वेशंस एंड 12 अननोन्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्यादा है। तो व्हाट वी डू हियर इज दैट, हम लोग यहाँ पे 3 अननोन को कोई भी फिक्स वैल्यू दे देते हैं। सो फिक्स 3 अननोन्स। जनरली हम लोग क्या करते हैं, जो डायगोनल एंट्रीज हैं आइदर L मैट्रिक्स में या U मैट्रिक्स में, उनको हम लोग 1 कर देते हैं। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, फिक्स L11 LII इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल I। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग ये वाली जो एंट्री है इनको 1 बना देंगे। तो जैसे 3 एंट्री 1 बनेगी, वैसे टोटल अननोन कितने बचेंगे आपके पास में, 9 अननोन। तो इन दैट केस व्हाट विल हैव, यू हैव 9 अननोन, 9 equations. So you should be able, I am telling you, so we can solve। तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और Lij और Uij की वैल्यू पता कर सकते हैं। ये प्रोसेस समझ में आया। तो 9 इक्वेशन और 9 अननोन का मतलब क्या हुआ, n स्क्वायर इक्वेशन इन n स्क्वायर वेरिएबल, ठीक है ना। इस तरह से करके हमको ये इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है। n स्क्वायर इक्वेशंस को n स्क्वायर वेरिएबल्स में हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जयप्रकाश, मैं थोड़ा सा भी तो मैं कॉल करूँ, या आई विल कॉल यू इन 10 मिनट्स। So 9 equations in 9 unknown. This is what we have to solve. Make sense? ट्वेल्व अननोन कैसे फाइंड किया, सिंपल काउंटिंग है भाई। देखिए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, सिग्मा n, तो सिग्मा 3 का मतलब क्या हुआ, 1 से 3 तक का सम। तो लोअर ट्रायंगुलर में आपके 6 हो जाएंगे, अपर ट्रायंगुलर में भी आपके 6 हो जाएंगे, दैट मेक्स इट 9 12।
तो दोनों में मिलाकर कितने हो गए 12 हो जाएंगे। और लोअर ट्रायंगल में 6 क्यों होंगे वो यहाँ से हमने पहले ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। ठीक है, सो दिस इज सिंपल काउंटिंग। यस, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करके इक्वेट करना होगा ना, तभी तो पता चलेगा, रिलेशन कैसे पता चलेगा। ओके सर, 3 फिक्स कोई भी कर सकते, यस कोई भी कर सकते हो, बट जनरली इट्स इजियर टू फिक्स दिस LIIR UII। LII को या तो फिक्स करो, डायगोनल एंट्री को ही फिक्स करते हैं, या UII को फिक्स करो, तो उससे क्या होता है, कैलकुलेशन बिकम्स इजियर। ओके, सो आई विल टेल यू मोर डिटेल्स। अभी इतना समझते हैं पहले। तो इससे क्या होता है, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मान लो, सपोज करो इस वाले क्वेश्चन में हम लोग L11 को फिक्स कर दें, तो यहाँ से पहले 3 इक्वेशन ये वाली देखो आपकी क्या है। L11 को अगर आपने फिक्स कर दिया तो U11 की वैल्यू सीधे निकल आएगी ना A11 के बराबर, और U12 A12 के बराबर हो जाएगा, U13 A13 के बराबर हो जाएगा। फटाफट ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगी। एग्जांपल करते हैं, फिर शायद ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। तो allow me to provide you this example. मान लो कि ये मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है और इसको हमें LU डिकम्पोजिशन करना है। 3 2 -3 2 2 5 2 2 5 और 1 1 -1, इसको हमको LU डिकम्पोजिशन करना है। तो हम ऐसे लिख लेते हैं इसको, L11 0 0, L21 L22 0, L31 L32 L33 U11 U12 U13 0 U22 U23 0 0 U33। अगर इस तरह से लिखेंगे हम लोग तो हमारे पास कितनी हो जाएंगी टोटल 12 इक्वेशंस, 12 नोन है और 9 इक्वेशंस बनेंगी। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, यहाँ पे L11 आप किसी को भी कर सकते हो, मैं क्या कर रहा हूँ L11 L22 और L33, सबसे पहले हम इनकी वैल्यू क्या कर देते हैं 1 रख देते हैं। तो ये वैल्यू 1 हो गई, ये वैल्यू 1 हो गई, और ये। एंड नाउ वी कंस्ट्रक्ट ऑल द 9 इक्वेशंस। पहले रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करो, सभी को मल्टीप्लिकेशन तो आता होगा। पहले रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करो, देन यू विल गेट U11 इक्वल्स टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट 3। पहले रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा U12 इज इक्वल्स टू 2, और पहले रो को जब तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वही U13 की वैल्यू मिल जाएगी। U12 इज इक्वल्स टू 2 एंड U13 इज इक्वल्स टू -3। तो ये हमें जो है यूज की वैल्यू मिल गई, ठीक है ना। अब देखो क्या करेंगे, दूसरे रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करो, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा L21 U12 L21 U12 इक्वल्स टू, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट यहां से 2 के बराबर है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इसीलिए कल बोला था कि सबको आना चाहिए। अब U12 की वैल्यू आपको पहले से पता है कि ये 2 के बराबर है, सो U12 यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, फ्रॉम हियर यू सब्स्टिट्यूट U12, सो यू विल गेट L21 इज इक्वल्स टू 1। तो यहां से L21 की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 1 के बराबर हो जाएगी। नाउ डू द सेम प्रोसेस अगेन, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम सेकेंड रो थर्ड कॉलम। सपोज करो जब आप ये प्रोसेस करते हो, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम जब मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा L21 U12 प्लस U22 इक्वल्स टू 2, एंड सेकेंड रो का थर्ड कॉलम से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो L21 U13 प्लस U23 इक्वल्स टू 5।
ध्यान से देखो तो आपको L21 की वैल्यू यहां से पता है, तो ये सब्स्टिट्यूट कर दोगे, U12 की वैल्यू आपको यहां से पता है, तो ये सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो यहां से U22 की वैल्यू निकल आएगी। तो U22 कितना हो जाएगा, 2 माइनस L21 और 12 का मल्टीप्लिकेशन, दैट इज 2, 2 माइनस 2 का मतलब क्या हो गया, U22 इज इक्वल्स टू 0। Just 1 second. Is this correct calculation? एक्सक्यूज मी सर। Yes. सर सेकंड इक्वेशन में U11 होगा, Second equation में L21 एंड U12 U11 हो जाएगा सर मल्टीप्लिकेशन में। okay, just let me see. So हमने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? So L21 first row first column, okay, U11, Yes, yes, sir, he's इसीलिए right. correct. So this is U11, so U11 की वैल्यू, okay, so ये थोड़ा सा करेक्शन आ गया, U11, तो हमें U11 की वैल्यू रखनी पड़ेगी, U11 की वैल्यू 3 है, तो यहां से L21 की वैल्यू आ जाएगी 2/3, ये ठीक है। So this is 2/3 now, okay, this is 2/3, L21 U12 U22 is equals to 2, this is fine now. So now it is fine, so now U22 हमें सॉल्व करना होगा, this will imply U22 equals to 2 minus L21, L21 की वैल्यू क्या है 2/3, और U12 की वैल्यू क्या है 2, so this gives me 6 minus 4/3, that is 2/3, तो U22 की वैल्यू आ गई 2/3। अब यहां से देखो L21 की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, L21 की वैल्यू 2/3, U13 आप पहले से निकाल चुके हो -3, तो इस यहां से आपका U23 की वैल्यू निकल आएगी। U23 क्या है 5 माइनस, अभी ये थोड़ा सा देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट व्हेन यू स्टार्ट डूइंग इट विल बिकम वेरी इजी। L21 की वैल्यू रख दोगे 2/3, और U13 की वैल्यू रख दोगे -3, तो दिस विल बिकम 5 + 2 that is 7, ठीक है। So now you can see that, easily see that all the values you have start obtaining। लास्ट वाले में क्या करोगे, लास्ट रो फर्स्ट कॉलम से जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, आपको सबसे पहली इक्वेशन क्या मिलेगी, L31 U11 इक्वल्स टू 1, U11 आपके पास ऑलरेडी 3 है, तो यहाँ से L31 की वैल्यू क्या निकल आएगी, L31 इज इक्वल्स टू 1/3, फिर लास्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, सो विल गेट L31 U12 प्लस L32 U22 इज इक्वल्स टू 1। अब इसमें से देखो U22 की जो वैल्यू है वो आपके पास में ऑलरेडी यहां से है 2/3, L32 की वैल्यू आपके पास अभी नहीं है, L31 की वैल्यू यहाँ पिछले स्टेप से है, और U12 की वैल्यू आपके पास में पहले से है, तो सब्स्टिट्यूट यहाँ से सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और यहाँ से L32 को निकाल लीजिए। सो L32 इज इक्वल्स टू 1 माइनस L31 का वैल्यू क्या है, L31, वेयर इज L31, दैट इज 1/3, 1 माइनस L31 इंटू U12 इज 2, कैलकुलेशन करके देखेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा, डिवाइडेड बाय U22 is, so this is 3/2, so this gives me 1/3 from here, 1/3 is cancelled, so it is 1/2, so L32 is 1/2। now only last equation is left, वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो लास्ट इक्वेशन कैसे करेंगे, ये पूरा थर्ड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, L31 U13 प्लस L32 U23 प्लस U33 इक्वल्स टू -1, ओके। L31 और U13 का वैल्यू, L31
L31 is 1 by 3, or U13 is minus 3, so 1 by 3, so this whole term becomes minus 1. L32 U23 is 7. L32, where is L32? L32 is 1 by 2 plus 7 by 2 plus U33 is equals to minus 1, which finally gives you U33 is equals to minus 7 by 2. So now you will see that you have found all the values. आपको जितनी भी है ना U11, U12, U13, उसके बाद में L21, L31, L32, और क्या यहां से आ गया U33, 1 2 3 4, हाँ ये भी है अभी U22 और U23, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So all the 9 unknowns are now found. So 9 unknowns are found. So ये प्रोसेस करके हम लोगों ने सारे के सारे 9 unknowns फाइंड कर लिए, and this gives rise to, therefore the final answer when we'll write is this one. Okay, फिर से लिखना पड़ेगा. So इसका मतलब ये आपका क्या बन जाएगा, 3 2 minus 3 2 2 5 1 1 1. ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स A है. दिस इज ब्रोकन इनटू 2 मैट्रिसेस, L मैट्रिक्स और U मैट्रिक्स में ये बदल गया है, जहाँ पे L मैट्रिक्स की एंट्रीज आपकी क्या है 1 0 0. लेट मी मेक इट लिटिल बिगर. 1 0 0, 2 by 3 1 0, L31 1 by 3 1 by 2 and 1, and the upper triangular is given by U11, that is 3 2 minus 3 0 2 by 3, and U23 is 7, and the last one is 0 0 7 by 2. So in this process what we have got here is that this is lower triangular matrix and this is upper triangular matrix. So we have successfully converted a matrix A as L into U, which you can do the cross verification that ये सारा का सारा प्रोडक्ट करने पर आपका यही कोएफिशिएंट मैट्रिक्स आएगा. So this is the method, one of the methods in order to find LU factorization. So we found the LU factorization. Okay, एक important note है, इस पूरे प्रोसेस में अगर ध्यान दिया होगा, इस पूरे प्रोसेस में अगर ध्यान दिया होगा तो देखो अगर कहीं पर भी U11 U22 इसकी वैल्यू कहीं पे 0 आ जाए किसी भी कारण से, because the coefficients are here ना, suppose if it turns out to be 0, then the method fails. तो हम लोग बोलते हैं कि वो मेथड फेल हो जाएगा. ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट नोट है. Important note, if UII equals to 0 or LII equals to 0, then LU decomposition fails. डिकम्पोजिशन फिर उसका मतलब है कि हम लोग वहां पे लोअर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं फाइंड कर पाएंगे, वो वहां पे प्रॉब्लम होगा. ठीक है ना, द डिकम्पोजिशन
fails, we won't be able to proceed with the. So in the next class, I will give you an example where I will show you that how the LUT decomposition fails. Okay, so I think we'll stop here. So this is very basic method. One more important note here is that कि हमने जैसे यहाँ पे क्या किया हुआ था, LI को 1 मान लिया हुआ है. So we have chosen LII to be equals to 1. There is no big deal. आप UII को भी 1 मान सकते हैं. In certain problems you can also choose UII to be 1. मतलब U11, U22, U33 इनको 1 मान करके आप कैलकुलेशन कर सकते हैं. So this is the same way you can also choose LII as 1 or UII as 1, and that's why I have written the both the cases. कि अगर UII 0 हो जाए या LII 0 हो जाए तो decomposition हमारा fail हो जाता है. That means the decomposition will not be possible in that case. Okay. U डायगोनल को 1 assume किया था. Yes, क्योंकि अभी बताया ना आपको यहाँ पे टोटल अननोन की संख्या कितनी है भाई, 12 है ना. So you can't solve here. If you see the number of unknown is 12, number of equation 9, तो solve कैसे करोगे? Infinitely many choices है. You have infinitely many choices. So what did I do? By making LII to be equals to 1, I fixed my choices. Out of infinitely many choices, I fixed them to be a single choice so that I can get a solution. हमें तो solution चाहिए ना eventually. ठीक है. Third row, third column of will be -1. Third row, third column will be -1. Okay. Third row, third column will be -1. Yes, third row, third column will be -1. Correct. तो कैलकुलेशन करते वक्त हम लोगों ने -1 रखा था. कैलकुलेशन करते या यहाँ ठीक है. Yes, so this is fine. Yes, correct. This is -1. 1 1 -1. All right. So I hope this is fine. You try to read it again and try to revise and then see how things works. Okay. Okay. So we'll leave it here. During your lab session, you can further continue. Okay, I will see to it. I may not be Shashank. So first let me stop recording.